नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम आज का एजेंडा में। मैं हूं निखिल सिंह और आज के दिन की कौन सी है बड़ी खबरें जिन पर दिन भर रहेगी सबकी नजरें, वो खबरें जो आज की सुर्खियां करेंगी तय, ऐसे ही तमाम मुद्दों को समेट कर लाए हैं हम आज का एजेंडा में। सबसे पहले देखते हैं क्या है आज का एजेंडा। कोविड के खिलाफ संघर्ष में भारत को उल्लेखनीय सफलता। भारत में सक्रिय मामलों की संख्या कुल मामलों के 3.62% पर पहुंची। कुल सक्रिय मामलों में स्वस्थ हुए रोगियों की संख्या 90 लाख से अधिक हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले आम बजट की तैयारी के सिलसिले में आज से विभिन्न उद्योग संगठनों और विशेषज्ञों के साथ प्री बजट परामर्श बैठक करेंगी शुरू। पहली बैठक में शीर्ष उद्योगपतियों के साथ बजट पूर्व होगा विचार विमर्श। सुप्रीम कोर्ट आज वायु प्रदूषण के मामले में करेगा सुनवाई। कोर्ट आज कुछ नए दिशा निर्देश कर सकती है पारित। पिछले सुनवाई में केंद्र ने दिल्ली एनसीआर में स्मॉग को नियंत्रित करने के दिए थे निर्देश। तो आज के एजेंडा में शुरुआत करते हैं सबसे पहले कोविड से लेकर के। कोरोना संक्रमण की वैश्विक महामारी के खिलाफ संघर्ष में भारत को उल्लेखनीय सफलता मिल रही है। पिछले कुछ हफ्तों का अनुसरण करते हुए भारत में कुल सक्रिय मामलों की संख्या महत्वपूर्ण रूप से घटकर कुल मामलों के 3.62% पर पहुंच गई है। रविवार को भारत में दैनिक नए मामलों की तुलना में दैनिक रूप से स्वस्थ हुए रोगियों की संख्या ज्यादा दर्ज की गई है। देश में दैनिक रूप से सक्रिय मामलों की संख्या में गिरावट का रुख जारी है और वर्तमान में देश में कुल 3,56,546 सक्रिय मामले हैं। रविवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक शनिवार को 30,254 कोविड मामलों की पुष्टि की गई, जबकि 33,136 मरीज ठीक हुए हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इससे कुल सक्रिय मामलों की संख्या में 3,273 की गिरावट आई है। और पूरी दुनिया के लिहाज से अगर कोविड के आंकड़ों की बात करें तो देश में पिछले 7 दिनों में विश्व में प्रति 10 लाख की जनसंख्या के मामले में भारत में सबसे कम मामले दर्ज किए गए हैं। यह संख्या पश्चिमी गोलार्ध के बहुत से अन्य देशों की तुलना में काफी कम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों की मदद से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दुनिया के कई देशों के मुकाबले कोविड के खिलाफ लड़ाई में भारत की स्थिति का एक ग्राफ शेयर किया है। इस ग्राफ के मुताबिक प्रति 10 लाख आबादी पर पिछले 7 दिनों में भारत में कोविड संक्रमण के मामले महज 158 है, जबकि दुनिया भर में यह आंकड़ा 553 का है। इस मामले में अमेरिका की हालत सबसे ज्यादा खराब है, जहां प्रति 10 लाख की आबादी पर 4,310 मामले हैं। उसके बाद इटली है, जहां यह आंकड़ा 1,934 का है। ब्रिटेन में प्रति 10 लाख की आबादी पर 1,753 मरीज हैं और उसके बाद ब्राजील, फ्रांस और रूस का नंबर है। तो कुल ठीक हुए मरीजों की संख्या रविवार को लगभग 93,57,464 हो गई, यानी 93,57,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं और ठीक हुए रोगियों और सक्रिय मामलों के बीच का अंतर लगातार बढ़ रहा है। रविवार को यह बढ़कर 90 लाख से अधिक हो गया। नए मामलों की तुलना में नई रिकवरी अधिक होने से रविवार को रिकवरी दर बढ़कर लगभग 95% हो गई है। 75.23% नए ठीक हुए मरीज 10 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। केरल में एक दिन में सबसे अधिक संख्या में मरीज ठीक हुए। ठीक हुए जो मरीज हैं उनकी संख्या 5,268 है। महाराष्ट्र में ठीक हुए नए मरीजों की संख्या 3,949 और दिल्ली में 3,191 रही है। और 10 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में नए मामलों का योगदान 75.71% रहा है। शनिवार को केरल में सबसे अधिक 5,949 दैनिक नए मामले दर्ज किए गए। उसके बाद महाराष्ट्र में 4,259 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में 2,710 नए मामले दर्ज किए गए हैं।
और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर तुलना करें तो भारत में पिछले 7 दिनों में प्रति 10 लाख की आबादी पर संक्रमण से हुई मौत का आंकड़ा अन्य देशों की तुलना में बेहद न्यूनतम है। इटली में जहां सबसे अधिक प्रति 10 लाख की आबादी पर कोविड से हुई मौत का आंकड़ा 75 का है, वहीं दुनिया भर में ये औसत 10 का है। और अगर भारत की बात करें तो आंकड़ा यहां महज 2 पर आकर टिकता है। इटली के बाद अमेरिका में प्रति 10 लाख की आबादी पर सबसे ज्यादा 49 लोगों की मौत हुई है, तो फ्रांस और ब्रिटेन में 43 लोग कोरोना संक्रमण के कारण काल के गाल में समा गए। और इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। नितेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे कितने उत्साहपूर्ण हैं ये आंकड़े। लगातार जो सफलता है वो मिल रही है, हालांकि अभी हमें बहुत लंबा सफर तय करना है, ये जो अंतर है इसको और अधिक कम करना है, लेकिन फिलहाल जो सफलता है वो उत्साह जगाती है कहीं ना कहीं। निश्चित तौर पे निखिल, ये सफलता इसलिए भी है क्योंकि जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और देश के जो लोग हैं, इन तीनों लोगों की मिलीजुली जो प्रयास है उसकी यह सफलता है। अगर हम बात करें कि जो केंद्र सरकार ने टेस्ट, ट्रेस और ट्रीटमेंट की जो रणनीति अपनाई और उसका फॉलो राज्यों ने किया, उसका फॉलो लोगों ने किया, देश के लोगों ने किया, उसी का नतीजा है कि आज रिकवरी दर बढ़ता जा रहा है, जो संक्रमण का दर है वो घटता जा रहा है और एक हम अच्छी पोजीशंस पे हैं अगर दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले देखा जाए। क्योंकि आज देखें यूरोप में हो या बाकी देशों में, अमेरिका में हो, वहां केसेस भी बढ़ रहे हैं, डेथ भी बढ़ रही है और दोबारा मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। उसका कारण ये रहा है कि लोगों ने जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क पहनना है या फिर जो हैंड हाइजीन का प्रयोग है, उसको बखूबी अच्छे से निभाया है। सबसे बड़ी बात यह कि लोग भी जागरूक हैं। लोगों को ऐसा लगता है जैसे भी उनको सिम्टम दिखता है तो वो तुरंत टेस्ट कराते हैं। टेस्ट कराने के बाद अगर वो पॉजिटिव होते हैं तो क्वारंटाइन होते हैं और उनके संपर्क में जो लोग आए होते हैं वो भी अपनी जांच कराते हैं, अपने पर निगरानी रखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। खासतौर पर अगर भारत में देखें तो भारत ने टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाया है। प्रतिदिन जगह देखें हम तो 10 लाख के आसपास टेस्ट हो रहा है। उसके अलावा जो ट्रीटमेंट है वो इतनी अच्छी तरीके से प्रोटोकॉल बन गया है और जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनको एक कितना एक्सपीरियंस हो गया है कि किस तरह से कौन से मरीज को किस तरीके से हैंडल करना है। डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर है, कोविड हॉस्पिटल्स है। जो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इसमें निखिल जरूरत होती है, मरीज को आईसीयू की वेंटिलेटर की उतनी जरूरत नहीं है जितनी की ऑक्सीजन की जरूरत होती है और ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत होती है, वो हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में है और तमाम अस्पतालों को ये मुहैया कराया गया है। इस वजह से समय पे इलाज होता है तो लोग ठीक हो जाते हैं और जल्द से जल्द टेस्ट के बाद वो संक्रमण जब होते हैं तो उनका पता चल जाता है और यही वजह है कि ये अच्छे फिगर हमको दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, सरकार लगातार इस पर काम कर रही है और जैसा कि आपने कहा कि लोग भी जागरूक हो रहे हैं। बावजूद इसके नितेंद्र, कुछ राज्य हैं जहां चिंता की लकीरें जिसकी वजह से माथे पर आती थी। बात केरल की करें, महाराष्ट्र की करें या दिल्ली की बात करें, कई बार यहाँ पर जो मामले थे वो बढ़ते हुए नजर आते थे या जो गैप था वो उतना कम नहीं हो रहा था। यहाँ पर क्या अतिरिक्त रणनीति अपनाई गई है और किस तरह से यहाँ पर स्थिति अब देखते हैं इन राज्यों में जहाँ मामले लगातार बढ़ रहे थे? देखिए, जो अब केरल हो, दिल्ली हो या महाराष्ट्र हो, कम से कम ऐसे 10 राज्य हैं, जितने भी आप केसेस देख रहे हैं अभी भी, तो उसमें तकरीबन 70%, 70% मामले 10 राज्यों से आते हैं और कुछ खास शहरों से आते हैं। उसके रीजन ये देखा गया था कि केरल में जो ओणम का पर्व था, उस समय फेस्टिवल में लोगों ने काफी एक दूसरे से जब मुलाकात की और फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया, जिसकी वजह से अचानक केसेस बढ़े। और यही वजह थी कि जब दशहरा, दीपावली और छठ के समय में केंद्र सरकार और राज्य सरकार बहुत अलर्ट थी कि कैसे इन फेस्टिवल को कैसे एक तरह से लोगों को जागरूक करके इस एक तरह से निकाला जाए इन सब चीजों से। तो वो सब बीत गया है अब। दिल्ली में भी आपने देखा कि बहुत ज्यादा केसेस पिछले दिनों देखने को मिले थे। अब थोड़ा सा 2500 के आसपास केसेस आ रहे हैं, 2 से 2500, वो पहले से कम हुआ है। तो निश्चित तौर पे एक फेज था जो निकल गया और केंद्र सरकार ने राज्यों से लगातार संपर्क बनाए रखा और उनको ये बोला कि भाई आप टेस्ट करो, ज्यादा से ज्यादा आरटीपीसीआर टेस्ट करो। इसके अलावा जो कंटेनमेंट जोन में वहां फोकस करिए कि उस एरिया में से दूसरे एरिया में फैल ना पाए। लोगों को जागरूक करिए कि लोग जो कोविड बिहेवियर है, खासतौर पर मास्क लगाएं जहां भी जाएं, अगर सार्वजनिक जगहों पे या कहीं भी भीड़ भाड़ में जाने से बचे। खासतौर पे बुजुर्गों को, बच्चों को घर से निकलने पे एहतियात बरते। तो ये तमाम जब प्रचार प्रसार किया गया तो उसका असर हुआ और आज देख रहे हैं कि हम बाकी शहरों में भी धीरे धीरे मामले कम हो रहे हैं।
एक और सवाल, दुनिया भर में अगर देखा जाए, पूरे दुनिया में कोविड के मामलों को देखा जाए, भारत की स्थिति को किस तरह से आंकते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, दुनिया में अगर हम देखें प्रति मिलियन हम अगर डाटा देखते हैं तो भारत में मामले भी कम है और डेथ भी कम है। चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, कनाडा हो, ब्राजील हो, इटली हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, ये तमाम ऐसे देश हैं अगर आप देखें तो वहां पे केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। और अभी तो कई देशों में लॉकडाउन भी लगाया गया है, तो अभी क्रिसमस आने वाला है। यूरोप में काफी धूमधाम से क्रिसमस मनाया जाता है, तो एक सरकारों को चिंता है कि कैसे वहां पे लोगों को भीड़ में इकट्ठे होने से रोका जाए, तो कई देश लॉकडाउन भी लगा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे उनके जो स्थिति को देखते हुए भारत सरकार पहले से सतर्क थी और लोगों को, राज्यों को खासतौर पे जागरूक करती रही कि आप कम से कम जाड़े में और ये फेस्टिवल सीजन में एहतियात बरते, लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें। उसका नतीजा है कि आज दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले हम बेहतर स्थिति में है। निश्चित तौर पे अब वैक्सीन भी आ गया है। आप देख रहे हैं कि ब्रिटेन हो, अमेरिका में भी आज से वैक्सीन लगना शुरू हो रहा है। उसके अलावा बाकी देशों में भी वैक्सीन अब लगना अगले कुछ हफ्तों में शुरू हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर उससे और भी मामले कम होंगे और जो संक्रमण का दर है, जितना कि जब सबसे ज्यादा फैलता है, ये संक्रमित करता है, उसकी जो चेन है उसको ब्रेक करने में मदद। जी, आपने वैक्सीन का जिक्र किया। अगर दरअसल देखा जाए तो वैक्सीन जो है एक सबसे ज़्यादा एक ऐसी चीज़ है जो लोगों के जहन में है और सब जानना चाहते हैं कि वैक्सीन कब तक आ पाएगी। इसके विषय में संक्षेप में जानकारी चाहेंगे आपसे, कब तक उम्मीद करें वैक्सीन की भारत में? देखिए, भारत में इमरजेंसी जो लाइसेंस की बात हो रही है ऑथराइजेशन के लिए, उसका अप्लाई किया हुआ है 3 कंपनियों ने। उनकी एक मीटिंग हो चुकी है एक्सपर्ट पैनल की। एक्सपर्ट पैनल ने उनसे और डाटा मांगा है। जैसे ये दोबारा वो डाटा देते हैं, उस डाटा को लेकर के बाद वो बैठक होगी एक्सपर्ट पैनल की। उसके बाद ये तय हो पाएगा कि उनको वो रिकमेंडेशन करेंगे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को कि ये मंजूरी लायक है या नहीं। तो हमें अगले कुछ हफ्तों में इंतजार करना होगा। निश्चित तौर पर हम ये मान के चल रहे हैं कि जनवरी से वैक्सीन जरूर लगना शुरू हो। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए नितेंद्र, बहुत शुक्रिया। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले आम बजट की तैयारी के सिलसिले में आज से अलग अलग उद्योग संगठनों, विशेषज्ञों और अलग अलग क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक शुरू करेंगी। ये वर्चुअल बैठक होगी। इस क्रम में आज पहली बार देश के शीर्ष उद्योगपतियों के साथ वित्त मंत्री परामर्श बैठक करेंगी। वित्त मंत्रालय ने रविवार को एक ट्वीट के जरिए ये जानकारी साझा की। इससे पहले वित्त मंत्रालय ने कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया था कि वो अगले बजट की तैयारी के सिलसिले में अलग अलग उद्योग संगठनों और विशेषज्ञों के सुझाव ईमेल के जरिए लेगी। इसके अलावा सरकार ने माई गॉव पोर्टल पर भी आम जनता से बजट पर सुझाव लेने के लिए मंच उपलब्ध कराया था। वित्त मंत्रालय वर्षों से वार्षिक बजट से पहले नॉर्थ ब्लॉक में उद्योग संघों, व्यापारिक संगठनों और विशेषज्ञों से विचार विमर्श करता रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि वार्षिक बजट 2021-22 के लिए विचार विमर्श की प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने और इसे अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए सरकार ने माई गॉव प्लेटफॉर्म पर शुरू किया था। आम बजट को 1 फरवरी को पेश किए जाने की संभावना है। और इस पूरे विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक झा मौजूद है। अभिषेक, सबसे पहले तो समझना चाहेंगे कि ये जो प्री बजट कंसल्टेशंस होने जा रहे हैं, इसमें कौन लोग शामिल होंगे, किन विषयों पर चर्चा होगी, क्या जो लोगों के सुझाव हैं वो इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे, किस तरह से ये चलती है और बजट का से पहले का ये प्रोसेस है, बजट तक आते आते क्या पूरी प्रक्रिया होती है, इस बारे में भी बताएं। देखिए, ये एक हर साल का एक ही एक प्रक्रिया है कि जब वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे उससे पहले बजट से जुड़े हुए जो तमाम सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एमएसएमई सेक्टर है, एग्रीकल्चर है, सर्विस सेक्टर है, जो भी जिन भी सेक्टर्स में फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं, उन सभी के प्रतिनिधियों के साथ वो बैठक करती है ताकि जो गुजरा हुआ साल उनके लिए क्या रहा है इसके बारे में समझ सकें और आने वाले साल में उनके लिए क्या चुनौतियां हैं, क्या संभावनाएं हैं, उन पर चर्चा हो सके। तो आज की जो बैठक है वो निश्चित रूप से जो वित्त मंत्री हैं उनके लिए और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए एक वर्चुअल मीटिंग होगी जहां पर दोनों पक्ष ये तय करेंगे कि क्या कुछ आगे आने वाले दिनों में किया जा सकता है दोनों पक्षों के लिए और जो गुजरा वक्त साल रहा है, जो कोरोना से प्रभावित रहा है, उसमें क्या कुछ दिक्कतें उनके सामने आई हैं।
जी बिल्कुल, ये जैसा कि आपने कहा कि गुजरा हुआ साल कोरोना से प्रभावित रहा है, ये अभूतपूर्व स्थिति है, वो अर्थव्यवस्था के लिए भी है और अब उससे ये बजट बेहद कई कई मायनों में ख़ास होने जा रहा है। किस तरह से आप देखते हैं कि इस पूरे जो जो अर्थव्यवस्था है, जिस तरह से कोरोना से प्रभावित रही है, तो बजट भी ज़रूर उसमें उसका ज़रूर जो एक तरह से कहते हैं प्रभाव दिखाई पड़ेगा। किस तरह से बातचीत होगी इसको लेकर के और कैसे आगे बढ़ा जाएगा? लेकिन पूरी दुनिया में जो कोरोना ने एक सबसे बड़ा प्रभाव उत्पन्न किया वो है बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो खत्म हुई हैं। भारत भी उससे छूटा नहीं रहा है और यहाँ भी तमाम जॉब लॉसेस हुए हैं। और बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं उनका कार्य ठप पड़ा है। उदाहरण के लिए अगर हम टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को लें तो ये लगभग बंद होने की स्थिति में पहुंच गया पिछले 6-8 महीने में। तो कैसे हम इस सेक्टर को रिवाइव कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज को जो लाखों लोग इस इंडस्ट्री में टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी में काम कर रहे थे उनका जीवन तो बिल्कुल ही ठप पड़ गया है। तो उनको आगे आने वाले दिनों में क्या क्या कुछ ऑप्शन हो सकते हैं, क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। इसके अलावा जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत कम रही है तो निश्चित रूप से सरकार के पास टैक्सेस भी कम आए हैं। तो अब जो सरकार की आमदनी में गिरावट हुई है उसके साथ ही जो आने वाले खर्चे हैं उसमें कैसे कटौती की जा सकती है। सरकार ने अभी हमने देखा कि पिछले महीनों में लगातार स्टिमुलस पैकेजेस अनाउंस किए हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए हो या आम जनता या जो भी गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले लोग हैं उनके डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए खर्च हो। तो ये सब खर्च कहीं ना कहीं सरकार के जो खजाने हैं इस पर उन्होंने अतिरिक्त बोझ लगाया है। सरकार की आमदनी भी कोरोना काल में कम हुई है। तो कैसे इन संभावनाओं से भी सरकार निपटेगी? सरकार को भी इस बात की चिंता की जो औद्योगिक बॉडी है और रिप्रेजेंटेटिव है वो सरकार की स्थिति समझे और जो कंसेशन की जब वो बात करते हैं या टैक्सेस में हॉलीडे की बात करते हैं, टैक्स कम करने की बात करते हैं तो सरकार की मजबूरियां भी उनको समझाई जाए और दोनों पक्ष मिलकर देश की अर्थव्यवस्था के लिए क्या कुछ नए कदम लिए जा सकते हैं या किन क्षेत्रों में संभावनाएं पैदा की जा सकती हैं उन पर चर्चा करेंगे। जी अभिषेक, आत्मनिर्भर भारत के 3 पैकेजेस जारी किए गए हैं, एमएसएमई को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। किस तरह से इसका प्रभाव बजट में दिखेगा? इसको आगे भी जारी रखने की कोशिश की जाएगी? कोशिश इस बात की जाएगी क्या कि जो सुदूर गांवों तक जो अर्थव्यवस्था है, जो आत्मनिर्भरता का एक को मंत्र दिया गया है उसको मजबूती प्रदान की जाएगी? देखिए, लेकिन सरकार की जो पुरानी पॉलिसी रही है, जब हम एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चरल इकोनॉमी की बात करते हैं तो वो कम से कम इस साल लागू नहीं होगी। जो फिस्कल डेफिसिट है, गवर्नमेंट बोरोइंग्स है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, इनके जो पहले टारगेट थे सरकार के पास, अब उन टारगेट को मेंटेन करना या उनको अचीव करना ये सरकार की प्राथमिकता आज की तारीख में नहीं रह गई है। आज की तारीख में सरकार की प्राथमिकता है कि किस प्रकार से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए जाए, किस प्रकार से जो पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसके साइकिल को वापस से शुरू किया जाए। कौन से सेक्टर से, जैसे आपने उदाहरण के लिए बताया एमएसएमई सेक्टर है जहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं बन रही है। आत्मनिर्भरता यानी कि भारत मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को क्या कुछ ऐसा कौन से ऐसे कंसेशन सरकार दे सकती है, कौन से ऐसे एनवायरमेंट सरकार दे सकती है कि यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बने और यहाँ के जो एक्सपोर्टर्स है वो ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनकर वहाँ जो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है उसको इनकैश करने की कोशिश करें। हमें पता है कि जब कोरोना की वजह से चीन में मैन्युफैक्चरिंग दुनिया के तमाम देशों ने वहाँ से अपनी मैन्युफैक्चरिंग हब को हटाने की बात की है। तो क्या भारत उस जो आने वाली अपॉर्चुनिटी है उसका हिस्सा बन सकता है? इसके लिए सरकार यहाँ पर क्या क्या संभावनाएं लगा रही है? उद्योग जगत को हम लोन देने की बात कर रहे हैं। अब उद्योग जगत को इनकम नहीं, इस साल इनका कारोबार ठप पड़ गया है, वो ईएमआई देने की स्थिति में नहीं है। तो किस प्रकार से बैंकिंग इंस्टीट्यूशन या जो लोन का जो पूरा रेंज है कोई डिफॉल्ट भी ना हो और कैसे उनको रिस्क किया जाए, इस पर बात होगी। तो ये तमाम ऐसे मसले हैं जिस पर उद्योग और सरकार लगातार बात करेंगे जब तक बजट पेश होगा। जी बिल्कुल अभिषेक, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। देखना होगा प्री बजट कंसल्टेशंस में क्या कुछ निकल कर आता है। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक होने जा रही है। और अगली खबर वायु प्रदूषण से जुड़ी हुई है, सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई से जुड़ी हुई है। आज वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि केंद्र ये सुनिश्चित करे कि दिल्ली एनसीआर में स्मॉग न हो। वहीं सरकार ने अदालत में बताया था कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए एक आयोग ने काम करना शुरू कर दिया है। 29 अक्टूबर को केंद्र द्वारा शीर्ष अदालत को सूचित किया गया था कि वो प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए अध्यादेश के साथ सामने आई है। हाल ही में दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में वायु गुणवत्ता में गिरावट दर्ज की गई है, जिसके कारण कोर्ट कुछ नए दिशा निर्देश पारित कर सकता है।
बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई है आज वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में। क्या कुछ कोर्ट का रुख होने जा रहा है, इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी संवाददाता विकास सारथी। विकास, आपसे जानना समझना चाहेंगे कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए आयोग बनाया गया, कोर्ट ने भी कहा इसके विषय में सख्त रहा, कोर्ट ने रवैया सख्त अपनाया। केंद्र सरकार लगातार प्रयास करती रही है, आज क्या कुछ अदालत में होना है, पहले सबसे तो ये बताएं। जी देखिए निखिल, बिल्कुल यहाँ पर वायु प्रदूषण को सुप्रीम कोर्ट कई हिस्सों में सुन रहा है, मतलब कि वेहिकुलर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। आज जो याचिका है वो खास तौर से पराली पर केंद्रित थी कि पराली जलाने की वजह से दिल्ली एनसीआर में इस तरह की स्थिति पैदा हो रही है। तो उस पर क्या क्या कदम उठाए गए हैं, कोर्ट उसकी जानकारी लेगा, क्या वो पर्याप्त हैं या नहीं। साथ ही इसमें जो एक्सपर्ट्स हैं, खासतौर से इस मामले में स्टेक होल्डर्स हैं जिनको हम एक्सपर्ट भी मान सकते हैं, जैसे एप्का हो गई, वो अपनी बात रखेगी कि अभी तक जो इंतजाम किए गए हैं वो पर्याप्त हैं या नहीं। इधर हमने देखा है कि कुछ दिनों में जब जैसे ही तापमान में गिरावट आई तो दिल्ली में कुछ हिस्सों में वायु प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ गया। अब ये जितने इंतजाम थे ये काफी हैं या नहीं है, कोर्ट इसकी एक तरीके से समीक्षा करेगा। क्योंकि पहले जब ये मामला कोर्ट में आया था तब दिल्ली सरकार ने भी ये कहा था कि वो कदम उठा रही है, केंद्र सरकार ने ये कहा था कि वो बात कर रही है, सभी राज्यों से कोऑर्डिनेट कर रही है, जो पड़ोसी राज्य हैं दिल्ली के, उनको भी साथ लेकर के ये पराली जलाने की समस्या को रोका जाए। तो ये समस्या कितनी रुकी है, ये औपचारिक तौर पर जानकारी आज कोर्ट को दी जाएगी। कोर्ट इससे अगर सहमत होता है, कोर्ट इससे संतुष्ट होता है तो सुनवाई आगे टाली जा सकती है। लेकिन अगर पराली जलाने के मामले में किसी तरह की कोई गिरावट नहीं आती है, जो भी रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखी जाएगी, खासतौर से एप्का जो बातें रखेगा, उससे ही ये निश्चित हो पाएगा कि सुप्रीम कोर्ट आगे इस मामले में क्या करने जा रहा है। जी, पराली जलाने की बात कही आपने और ये भी कहा कि पराली जलाने को विशेष तौर पर आज सुनवाई में शामिल किया जाएगा। इसको लेकर के सरकार कानून भी बना चुकी है, लगातार कोशिशें करती रही है। जरूर पिछली बार ये जो आंकड़े आए थे उसमें ये आया था कि पिछले सालों से ये जो जलाने का क्रम है ये जरूर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी भी इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। ये अभी भी उतनी ही बड़ी चुनौती सरकार के लिए बना हुआ है। किस तरह से इस पर आगे बढ़ रही सरकार, क्या क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर दो तीन तरीके से काम कर रही थी सरकार, काम कर रही थी। पहली बात कि जो किसान हैं उनको विकल्प बताए जाएं कि वो पराली का किस तरह से कुछ अन्य इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको किस तरह से इंसेंटिवाइज किया जा सकता है, इन पर काम किया जाए। क्योंकि जहाँ तक किसी तरह का जुर्माना लगाने या दंड देने की बात है तो वो एक बड़ा यहाँ पर टास्क था, क्योंकि आप एक एक किसान को ढूंढना किसी गांव में जाके कि किस खेत में पराली जल रही है, वो एक बड़ा मुश्किल काम था। हालांकि शुरू में अप्रोच यही रही थी कि हर जगह पर निगरानी की जाए और स्थानीय प्रशासन ये सुनिश्चित करे कि पराली नहीं जल रही है, लेकिन वो एक टास्क जो था उसके बहुत ज़्यादा नतीजे नहीं निकले थे। तो ये यहाँ पर उसके बाद अप्रोच चेंज की गई और ये कहा गया कि आप उनको ऐसी टेक्नोलॉजी दीजिए, उनको इंसेंटिव्स दीजिए, और अगर आप किसी तरह की सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट्स दे सकती है तो वो दीजिए, ताकि वो पराली को किसी तरह से फर्टिलाइजर में बदलने की जो भी टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करें। तो स्टेट्स अपना कुछ रोल दें और सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड कराएं, ये एक अप्रोच यहाँ पर सुनने में आई थी। लेकिन इस पर सभी जो पड़ोसी राज्य हैं, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, इन राज्यों का ये कहना है कि इनके पास रिसोर्सेज कम हैं। खास तौर से पंजाब ने जो फार्मर्स को इंसेंटिव देने की बात थी स्टेट्स की तरफ से, उस पर अपना एतराज जताया था कि उनके पास फंड्स नहीं है। तो ये अप्रोच कितनी कारगर रही है अलग अलग राज्यों में वो भी साफ हो पाएगा, क्योंकि जुर्माना लगाने की या कानूनी कार्रवाई करने की का जो विकल्प था उसके बहुत ज़्यादा अच्छे नतीजे निकले, वहाँ पर नहीं निकले। जी बिल्कुल, अगर केंद्र सरकार की बात करें तो उसने न सिर्फ एक कानून लेकर आए बल्कि जागरूकता लाने की भी कोशिश की। फिर भी अभी ये कहा जाएगा कि जो सफलता है वो आंशिक है, पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिली है। क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी इसमें सुनवाई के दौरान जब रिपोर्ट पेश की जाएगी सारे मामले को समझ लेगा कि क्या कुछ उसकी प्रगति है, तो क्या कुछ दिशा निर्देश अदालत की तरफ से भी जारी किए जा सकते हैं? क्या कुछ इस तरह की संभावना लगती है? निखिल, देखिए पिछली बार जो सुनवाई के टाइम कोर्ट ने बहुत संक्षिप्त सुनवाई की थी और कोर्ट ने बहुत ज़्यादा, क्योंकि अदालत का भी मानना है कि वो इस मामले के विशेषज्ञ नहीं है, इसीलिए वो एप्का से सुझाव लेते हैं या दूसरे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे सुझाव लेते हैं। कोर्ट ने बड़ी कुल मिला के बात ये कही थी कि दिल्ली हर साल की तरह इस बार स्मॉग की चादर में नहीं होना चाहिए, ये हम चाहते हैं। इसको आप कैसे कर पाएंगे, आप हमें बताइए, क्योंकि आपके विशेषज्ञ आपके पास हैं, रिसोर्सेज आपके पास है,
कोर्ट का ऑब्जेक्टिव जो है, कोर्ट का जो उद्देश्य है वो ये है कि हर साल की तरह दिल्ली स्मॉग के की पूरी चादर में ना लिपटी मिले। तो अब ये कोर्ट ये देखेगा कि जो भी काम काज अभी इन्होंने किया है उस पर एक्सपर्ट्स की राय लेगा। खास तौर से जो एनवायरमेंटलिस्ट शुरू में कोर्ट को सुझाव देते रहे हैं, एप्का देती रही है, और इसके अलावा इस मामले में जो एयर पॉल्यूशन में वेहिकुलर पॉल्यूशन था उसमें कोर्ट ने अमाइकस क्यूरी बनाया था वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे को। तो वो लोग किस तरह का फीडबैक देते हैं उससे बहुत कुछ आगे की दिशा तय होती है। जी बिल्कुल, आगे की दिशा तय होती है। तो सुप्रीम कोर्ट में आज वायु प्रदूषण को लेकर सुनवाई होगी। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए विकास सारथी। तो आज के एजेंडा में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।